हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद हायुस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 76 से प्रैक्टिस सेट नंबर 80 तक के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इसके पीछे की वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म स्टैटिक जी के वॉल्यूम फर्स्ट का जो वीडियो है आप लोग उसको भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारा वीडियो सीरीज जो है, और जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी जो है सो आपके हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम में। चाहे अगर ग्रुप डी की एग्जाम की बात करें या फिर आपका सामने भी यूपीएसआई है, फिर बिहार एसआई का एग्जाम है, या फिर अगर बात करेंगे तो एसएससी की भी जो अपकमिंग एग्जाम है जैसे एसएससी जीडी अभी आ रहा है, तो सभी एग्जाम जहां भी आपका जीके जीएस पूछे जाते हैं हर जगह आपको प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला प्रैक्टिस सेट। तो जो पहला प्रैक्टिस सेट है बढ़ते हैं उसके तरफ। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले बड़े कर्षित तार से वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है, जिसे बोविलक्ली, ठीक है, क्या है, बोबिकली वीणा या फिर सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस की लकड़ी से जो है सो आपका बनाया जाता है, तो वह जो लकड़ी होती है वह है आपकी कटहल की लकड़ी। ठीक है, किस लकड़ी से, तो कटहल की लकड़ी से बनाया जाता है। क्या बनता है, तो सरस्वती वीणा जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो कि शास्त्रीय संगीत में उपयोग में लाया जाता है। आगे है दूसरा प्रश्न है कि डैश कोशिका की शक्ति गृह कहलाती है, मतलब कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं। तो देखिए कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। कई बार इसको रिपीट भी मैंने किया है, सभी को पता भी होगा। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को आपको साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी, कोशिकाओं के अध्ययन को बोला जाता है। आगे है तीसरा प्रश्न है कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न रिपीट भी हो चुका है। तो आईने अकबरी जो पुस्तक है उसके लेखक हो जाएंगे कौन, अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो अबुल फजल के द्वारा। चौथा प्रश्न है कि पैठन जल विद्युत परियोजना, ठीक है, पैठन जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर बना है। तो देखिए पैठन जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पे बना है, तो यह आपका गोदावरी नदी पे। ठीक है, किस नदी पे, गोदावरी नदी पे, ऑप्शन नंबर बी। आगे है पांचवा प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताइए। तो कौन पहले अभिनेता थे जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता, तो उनका क्या नाम है, तो एमिल जेनिंग्स। ठीक है, क्या नाम है, एमिल जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आगे है छठा प्रश्न है कि फतेहाबाद जिले के नाम, ठीक है, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नामो क्षत्रिय मुख्यालय शहर में हुई है, जिसने इनका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पे रखा था। तो कौन थे वह, तो उनका नाम था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, क्या नाम था, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। आगे है सातवां प्रश्न है कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम डैश के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक्स हैं। तो प्रोटियम हो, ड्यूट्रियम हो या टाइट्रियम किसके, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक्स हैं। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक्स हैं। आगे है आठवां प्रश्न है कि 2 दशकों की प्रतीक्षा अवधि के बाद आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय घुड़सवार का नाम बताएं। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय घुड़सवार कौन है, तो वह हो जाएंगे आपके फवाद मिर्जा। ठीक है, कौन हो जाएंगे, फवाद मिर्जा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका 9वां प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था। तो देखिए पुर्तगालियों ने जो है सो गोवा पे किस वर्ष में कब्जा किया था, तो 1510 में। ठीक है, कब, 1510 ईस्वी में। और अगर बात करेंगे इसकी आज़ादी की तो 1961 में जो है सो आपका गोवा आज़ाद हुआ था। ठीक है, 1961 में जो है सो गोवा आज़ाद हुआ था, किससे, पुर्तगालियों से। और उस वक्त जो है सो आपका गोवा, दमन और द्वीप सभी को मिला के क्या किया गया था, एक केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया था। और 1987 में, ठीक है, 1987 में गोवा को जो है सो आपका पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1961 में जो है सो आज़ाद हुआ था, ठीक है, भारत पुर्तगालियों से। और 1510 में इस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। आगे है 10वां प्रश्न देखेंगे तो 10वां प्रश्न है कि भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किसने परिकल्पित किया, मतलब डिज़ाइन किया था। तो भारत में जो लोकपाल है उसके जो प्रतीक चिन्ह है उसको किसके द्वारा जो है सो डिज़ाइन किया गया था, तो वह डिज़ाइन किया गया था आपका प्रशांत मिश्रा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, प्रशांत मिश्रा के द्वारा। और भारत में भी जो है सो लोकपाल कौन है, तो वह हो जाएंगे आपके पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, भारत में लोकपाल कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष। आगे 11वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण संग्रहालय, ठीक है, जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो जयप्रकाश नारायण संग्रहालय जो है यह आपका लखनऊ में, ठीक है, कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। आगे 12वां प्रश्न है कि फूल के बीच में
फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो फूल के बीच में जो विद्यमान पीले रंग की धूल होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है पराग। ठीक है, क्या बोलते हैं? पराग बोला जाता है। 13वां प्रश्न है कि लंदन में पहला ग्लोमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो देखिए, पहला जो ग्लोमेज सम्मेलन था वह आपका किस वर्ष में? तो 1930 में, फिर 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। इस चीज़ को मैंने पीछे की वीडियो में भी रिपीट किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930। अगर बात करेंगे तीनों ग्लोमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, और जो 1931 का दूसरा ग्लोमेज सम्मेलन था उसमें जो है सो महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। आगे है 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा गया? ठीक है, तो बृहद विभाजन का वर्ष किस वर्ष को कहा गया? तो 1921 को। ठीक है, 1921 को क्या कहा गया? बृहद विभाजन का वर्ष। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन असम जो है वह आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने में अगर बात करेंगे तो आपके कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले देखेंगे तो इस तरह से कुछ नेपाल है आपका। ठीक है, कुछ इस तरह से है, इस तरह से जो है आपका कुछ नेपाल है। तो ये वाला जो यहाँ पे एरिया है यह आपका उत्तराखंड के द्वारा जो है सो इधर से बाउंड्री शेयर होता है। यहाँ पे जो है सो आपका यूपी, यहाँ पे आपका बिहार, और यहाँ से आपका हल्का पतला वेस्ट बंगाल लगता है, और ऊपर में यहीं पे जो है सो आपका सिक्किम भी साझा करता है नेपाल के साथ बाउंड्री। आगे है आपका 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पारूसनी के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, पारूसनी वैदिक काल में किस नदी को जाना जाता था? तो रावी को। ठीक है, रावी नदी का पुराना वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? तो पारूसनी के नाम से। बात करेंगे अगर व्यास की, तो व्यास को जो है सो विपाशा, ठीक है, विपाशा या वितास्ता के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। और अगर सतलज की बात करेंगे तो सतलज को सादुद्री, ठीक है, सादुद्री के नाम से जानते थे सतलज को। और यहाँ प्रश्न में पूछा गया पारूसनी, तो पारूसनी जो है सो रावी का प्राचीन या फिर वैदिक काल के समय इसका नाम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 17th प्रश्न है कि ITCZ में सी का क्या अर्थ होता है? तो ITCZ है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो यहाँ पे ऑप्शन से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिसरण। कन्वर्जेंस का आपका हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिसरण बोला जाता है। 18वां प्रश्न है कि ग्लूकोज के एक अणु के, ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन के द्वारा जो है सो आपके कुल कितने? तो 2 ATP प्राप्त होते हैं। ठीक है, कितने? 2 ATP। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट हैं? ठीक है, तो गैर जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट हैं तो कौन हो जाएगा? तो प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक क्या है? तो गैर जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट हैं। आगे है 20वां प्रश्न है कि ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो अलीनगर की जो संधि हुई थी किसके और बीच में हुई थी? तो ब्रिटिशर्स के साथ साथ सिराज उद दौला के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और सिराज उद दौला के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दूसरा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 77। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? ठीक है, तो अजंता गुफाओं की चित्रकला कला और मूर्ति कलाओं से संबंधित है तो कौन हो जाएगा? तो जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि कॉन्स्टेंटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है। तो कॉन्स्टेंटन जो है सो तांबे के साथ किसकी मिश्र धातु है? तो निकेल। ठीक है, तांबे और निकेल की मिश्र धातु कौन है? तो कॉन्स्टेंटन। ऑप्शन नंबर ए। आगे है तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतम स्तर है? ठीक है, तो वायुमंडल का जो निम्नतम स्तर है वह कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल क्या है? सबसे नीचे का आपका जो है सो परत होता है, और ब्राह्य मंडल जो होता है सबसे ऊपर का परत होता है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिन्ने इलाही आरंभ किया था? तो दिन्ने इलाही धर्म का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा। ठीक है, दिन्ने इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने। आगे पांचवा प्रश्न है कि पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो पेडोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? पेडालॉजी में हम लोग मिट्टी का, ठीक है, मृदा का अध्ययन करते हैं। पेडालॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टियों के अध्ययन को पेडालॉजी बोला जाता है। आगे छठा प्रश्न है कि उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तरायण का जो त्यौहार है यह आपका किस राज्य में? तो गुजरात में। ठीक है, उत्तरायण का जो त्यौहार है किस राज्य में मनाते हैं? तो गुजरात में मनाया जाता है। आगे सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी
बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से समृद्ध नहीं है। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय है जो क्या है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से समृद्ध नहीं है, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या है, बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ योजना से आपका संबंधित नहीं है। बाकी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हो, महिला एवं बाल विकास हो या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीनों से जो आपका संबंधित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 8वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु सेवा कर लगाया गया था। ठीक है, किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु सेवा कर लगाया गया था, तो वह संशोधन कौन सा हो जाएगा, वह संशोधन है आपका 101वां। ठीक है, कौन सा 101वां अभी हाल ही में आया था। किसके बारे में बात हो रही है, तो जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वही चीज़ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, कुल कितने इसमें जीएसटी में टैक्स स्लैब्स हैं, तो टोटल जो है सो आपके 4 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक 5% के, एक 12% के टैक्स स्लैब हैं, एक आपका 18 है और एक आपका 28% का, 4 प्रकार के इसमें टैक्स स्लैब है। और जीएसटी कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के, एक है आपका एसजीएसटी, एक है आपका सीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। तीनों जो है सो आपका अलग अलग होता है, एस होता है स्टेट के लिए, सी होता है सेंट्रल के लिए और आई होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे है 9वां प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन डैश के आधार पर प्रदान की जाती है। ठीक है, तो किसके आधार पर जो है सो मूल्यांकन प्रदान किया जाता है घर में यूज किए जाने वाले फ्यूज के लिए, तो उसमें जो है सो आपका विद्युत धारा के आधार पे। ठीक है, किसके आधार पे, विद्युत धारा के आधार पे। आगे है 10वां प्रश्न है कि मगरमच्छों में डैश प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं, तो मगरमच्छों में कितने, तो 4 प्रकोष्ठीय हृदय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। आगे 11वां प्रश्न है कि 16 नवंबर 1915 में डैश की लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र की भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। मतलब 16 नवंबर 1915 को किसे फांसी दी गई थी, किसके लिए, तो लाहौर में फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र की भूमिका के लिए। कौन थे वह, तो उनका नाम था आपका करतार सिंह सराभा। ठीक है, क्या नाम था, करतार सिंह सराभा। 12वां प्रश्न है कि घोंघा का संबंध किस संघ से है, तो घोंघा जो है यह आपका किस संघ का जंतु है, जीव है, तो यह जो है सो आपका मोलास्का का। ठीक है, किस संघ का, तो मोलास्का का है। आगे है 13वां प्रश्न है कि 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। ठीक है, तो कितना, तो 93 डिग्री पूर्वी देशांतर, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी, तो वह कौन सी हो जाएगी, वह राज्य की राजधानी है आपकी ईटानगर। किस राज्य की राजधानी है, तो यह जो है सो आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, किस राज्य की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। उसके लिए क्या कंडीशन दिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको जो है सो देशांतर रेखाएं जो है सो समझ में आनी चाहिए, उसके बाद अक्षांशीय रेखा समझ में आनी चाहिए, उस हिसाब से जो है आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। आगे 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है। ठीक है, तो कौन सा जो समुद्र तट है गोवा में वह बताना है। तो देखिए पालोलम, ठीक है, पालोलम जो है आपका समुद्र तट कहाँ पे है, गोवा में है। 15वां प्रश्न है कि क्रिस्टियाना बर्नार्ड, ठीक है, क्रिस्टियाना बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध थे, तो यह किस लिए प्रसिद्ध थे, तो विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। ठीक है, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने क्या किया था, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। आगे है 16वां प्रश्न है कि भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है, तो अनुच्छेद आपका 244 का ए। ठीक है, 244 का 1। आगे 17वां प्रश्न है कि हीमोफोबिया डैश का डर है, तो हीमोफोबिया जो होता है किस चीज़ से डर को बोलते हैं, तो रक्त से जो डर लगता है, किसी को खून देख के डर आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है, हीमोफोबिया का नाम दिया जाता है। आगे 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है। ठीक है, फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है, तो कौन हो जाएगा वह, तो इंडिया गेट। ठीक है, कौन सा स्मारक, तो इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है। ठीक है, जैसी चोल शिलालेखों के द्वारा वर्णित की गई है, तो कौन हो जाएगा, तो पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है कि दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है, तो दालचीनी मसाला जो है मूलतः कहाँ पे पाया जाता है, तो यह जो है सो आपका श्रीलंका का मूलतः मसाला है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है
प्रैक्टिस सेट नंबर 78 पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न है कि डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार, 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी चर्चित नाम है कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1913 में जो है सो भारत के तरफ से देखेंगे तो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। किस लिए, तो उनके उपन्यास गीतांजलि के लिए। ठीक है, और किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, सभी को पता भी होगा। और 1915 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या किया था, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया गया था। आगे है दूसरा प्रश्न कि पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी। तो पहली विंबलडन चैंपियनशिप की बात करेंगे तो यह आपका आयोजित हुआ था किस वर्ष में, तो 1877 में। ठीक है, किस वर्ष में, 1877 में। आगे है तीसरा प्रश्न है कि डैश फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश है। तो फीफा विश्व कप जो हुआ था पहले किस देश में हुआ था, सबसे पहले किस देश ने मेजबानी किया था, तो उरुग्वे ने। ठीक है, किसने, उरुग्वे ने सबसे पहले फीफा विश्व कप का मेजबानी किया था। आगे चौथा प्रश्न है कि जनवरी 2020 तक राज्यसभा में अधिकतम सीटें डैश की थी। तो जनवरी 2020 तक राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें थी किस राज्य की थी, तो अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, किसकी, उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में 31 सीट है उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में, और लोकसभा में 80 सीटें हैं। आगे पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है। ठीक है, तो इनर्ट गैस है और क्या कहाँ पे पाया जाता है, तो सामान्यतः लाइट और बल्बों में पाया जाता है। तो वह गैस कौन सा हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, कौन सा गैस हो जाएगा, आर्गन पाया जाता है आपका बल्ब में। ठीक है, किस लिए डाला जाता है, क्योंकि आर्गन क्या होता है, एक ठंडा गैस होता है, और बल्ब जो गर्म हो जाता है तो वो जो है सो फ्यूज ना हो, या फिर उसको ठंडा करने के लिए या वातावरण को मेंटेन करने के लिए उसमें ठंडी गैस भरी जाती है। आगे छठा प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है डैश से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, टीकाकरण से। ठीक है, किससे संबंधित है, तो टीकाकरण से संबंधित है आपका मिशन इंद्रधनुष। आगे सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आर.के. नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया है, देख लेते हैं कौन सा बुक हो जाएगा। तो जंगल बुक जो है यह आपका आर.के. नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी द गाइड हो गया, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, या फिर मालगुडी डेज है, तीनों आर.के. नारायण के द्वारा ही लिखी गई, जिसमें मालगुडी डेज और स्वामी एंड फ्रेंड्स काफ़ी जो है सो चर्चित उपन्यास है। आगे आठवां प्रश्न है कि क्याइकी, ठीक है, क्याइकी हथियो पैगोडा कहाँ पे स्थित है। तो क्याइकी हथियो पैगोडा जो है यह आपका किस देश में, तो म्यांमार में। ठीक है, किस देश में स्थित है, म्यांमार में है। म्यांमार के कैपिटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, नई पैदाब। ठीक है, नई पैदाब म्यांमार का कैपिटल है। नौवां प्रश्न है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो जो गंधार शैली थी किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो गंधार शैली जो है सो कुषाणुओं के समय में काफ़ी जो है सो आगे बढ़ी थी, फली फूली थी, जिस सब का मतलब है। आगे 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, कौन सा युग्म जो है आपका गलत है वह बताना है। तो देखिए भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत गायन सही है। अल्लाह रखा खां की बात करें तो ये भी आपके तबला वादक थे। देबू चौधरी सितार वादक थे। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी जो है सो आपका गलत आंसर हो जाएगा। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी बांसुरी वादक नहीं थी। नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न है कि विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। तो आपको इनका मिलान करना है। सबसे पहले देख ले आंध्र प्रदेश का, तो बुर्रा जो नृत्य है यह आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बिहू असम से संबंधित है। नटी जो है आपका हिमाचल प्रदेश का है। और राजस्थान जो है सो मतलब घूमर किस राज्य का है, तो राजस्थान का है। फिर से बिहू किस राज्य में, तो असम में। बुर्रा आपका आंध्र प्रदेश में, घूमर राजस्थान में, और नटी हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से अगर देखें तो ऑप्शन से सी नंबर ऑप्शन जो है सो राइट आंसर होगा। आगे 12वां प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ठीक है, तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो किसके द्वारा जो है सो यह स्थापित किया गया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा जो है सो आपका खजुराहो मंदिर स्थापित किया गया था। आगे 13वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो है आपका किस नगर में स्थित है, तो यह स्थित है किस नगर में, देव में। ठीक है, कहाँ पे, देव में। आगे है 14वां प्रश्न है कि पूर्ण सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। तो मतलब यूएसएसआर जो था उससे टूटकर सबसे पहले किस देश ने जो है सो खुद को एक स्वतंत्र देश बताया था, तो वह थे आपके कौन, एस्टोनिया। ठीक है, कौन, एस्टोनिया, ऑप्शन नंबर बी।
दक्षेस मतलब सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो जो सार्क संगठन है आंदोलन शुरू करने का क्या उद्देश्य था? तो यह था आपका क्षेत्रीय सहयोग के लिए। ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग के लिए इसका जो है सो आपका 1985 में गठन किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो काठमांडू में। आगे 16वां प्रश्न है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो मदर टेरेसा के द्वारा जो स्थापित धर्म संघ है क्या कहलाता है? तो वह आपका मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़, ठीक, क्या बोलते हैं? मशीनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा के बारे में देखेंगे तो काफ़ी जो है सो चर्चित व्यक्ति रही थी। 1979 में इनको जो है सो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ठीक अगले वर्ष 1980 में जो है सो इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आगे 17वां प्रश्न है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ठीक है, किसी भी देशों के मध्य में क्या होती है? मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। आगे 18वां प्रश्न है कि बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। ठीक है, सुपरिचित नाम है। तो बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में जो है सो नाम है? तो इनका पर्वतारोहण के क्षेत्र में। ठीक है, पर्वतारोही रह चुकी हैं। आगे है 19वां प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। साथ में एक और नारा है कि जय जवान जय किसान और इसी में जोड़ा गया जय विज्ञान। तो यह किसके द्वारा दिया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। आगे 20वां प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, किन्हें जानते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं गुरुदेव के नाम से। साथ में जो है सो आपका लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो इन्हें किस नाम से? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। आगे है प्रैक्टिस सेट नंबर 79। पहला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना किससे है? तो यह जो है सो आपका विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे दूसरा है आपका चिपको आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन जो है सो किससे संबंधित है? तो वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। ठीक है, किसको? तो वृक्षों को बचाने के लिए जो है सो यह आपका आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जिनकी जो अभी हाल ही में जो है सो मृत्यु हो गई है। तो चिपको आंदोलन जो है सो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। किस लिए? तो वृक्षों के कटाव को रोकने के लिए, उनके संरक्षण के लिए। आगे तीसरा प्रश्न है कि एस्पेरेंटो, ठीक है, क्या है? एस्पेरेंटो क्या है? तो एस्पेरेंटो जो है यह क्या है? यह एक है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। ठीक है, क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। आगे चौथा प्रश्न है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसके द्वारा लिखा गया? बुक का क्या नाम है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो यह जो है सो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा लिखा गया है। आगे पांचवा प्रश्न है कि वह भाषा जो भारत की हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरे सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है, तो वह कौन सी भाषा है जो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो वह है आपकी तेलुगु। ठीक है, हिंदी के बाद जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वह है आपकी तेलुगु। नेक्स्ट है आपका छठा प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन है? तो स्विट्जरलैंड में जो मुख्य भाषाएं बोली जाती है कौन सी है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन। ठीक है, कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन। आगे सातवां प्रश्न है कि यूनेस्को की कार्य भाषा क्या है? तो यूनेस्को जो है उसकी कार्य भाषा क्या है? तो यूनेस्को की जो कार्य भाषा है वह है आपकी जर्मन, फ्रेंच और रूसी। ठीक है, कौन सी? जर्मन, फ्रेंच और रूसी। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे है आठवां प्रश्न है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वह कौन थे? तो देखिए, भारत में जन्मे हैं और विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल भी मिला है, तो हरिगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे है 9वां प्रश्न कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है सो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है 10वां प्रश्न है कि वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक इवान
पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो वैज्ञानिक जो इवान पावलोव हैं यह किस क्षेत्र में? तो यह जो है प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। 11वां प्रश्न है कि किस खेल के लिए नारंग कप और चड्ढा कप पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए, नारंग कप हो या चड्ढा कप हो, ये आपके बैडमिंटन में दिया जाता है, ठीक है, किसमें? बैडमिंटन में दिया जाता है नारंग कप और चड्ढा कप। आगे 12वां प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल हुए थे? तो पहला जो एशियाई खेल हुआ था कब हुआ था? 1951 में। और कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में जो है पहला एशियाई खेल आयोजित किया गया था। आगे है 13वां प्रश्न है कि प्रथम फीफा कप कौन से देश ने जीता था? तो जो पहला फीफा विश्व कप था किसके द्वारा, किसने जीता था? तो उरुग्वे ने, ठीक है, किसने जीता था? उरुग्वे ने। और आयोजन कहाँ पे हुआ था पहले फीफा विश्व कप का? तो वह भी आपका उरुग्वे में ही हुआ था। आगे है 14वां प्रश्न है कि प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो प्रकाश पादुकोण कौन है? तो अभी मशहूर अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, उनके पिता हैं। और बैडमिंटन के क्षेत्र में इनको जो है ख्याति प्राप्त है, ठीक है, बैडमिंटन के क्षेत्र से संबंधित है प्रकाश पादुकोण। आगे 15वां प्रश्न है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है यह आपका संबंधित है किस खेल से? तो फुटबॉल से, ठीक है, किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है आपका डुरंड कप। 16वां प्रश्न है कि लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? तो लिम्बाराम को जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में, ठीक है, किस क्षेत्र में? तीरंदाजी के क्षेत्र में। पीछे भी आपका यह प्रश्न जो रिपीट हुआ है, लिम्बाराम को ध्यान रखना है किस क्षेत्र से है? तो तीरंदाजी के क्षेत्र से। 17वां प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनधारी है? तो भारत की राष्ट्रीय स्तनधारी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय स्तनधारी हो जाएगी बाघ। मतलब स्तनधारी कहने का क्या मतलब? पशु बोल सकते हैं एक तरीके से, प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया। अगर पक्षी की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। आगे 18वां प्रश्न है कि निरिशंस, ठीक है, निरिशंस प्राणी कौन सा है? तो निरिशंस प्राणी कौन सा हो जाएगा? तो कछुआ हो जाएगा, ठीक है, निरिशंस प्राणी कौन सा है? तो कछुआ। 19वां प्रश्न है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है? तो न्यूजीलैंड को क्या बोला जाता है? कीवियों का देश, ठीक है। क्रिकेट भी होता है तो हमेशा बोला जाता है कि कीवी बनाम भारत का मैच है, या फिर कंगारू, तो कंगारू शब्द का इस्तेमाल होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए और कीवीज़ का इस्तेमाल होता है न्यूजीलैंड के लिए। तो कीवी क्या है? एक पक्षी होता है जो कि उड़नहीन मतलब उड़ नहीं सकता है। आगे है 20वां प्रश्न है कि ऑक्टियोपेटेरिक्स, ठीक है, क्या है? आर्कियोपेटेरिक्स है। तो आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो यह जो है आपका जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे है लास्ट प्रैक्टिस सेट है इस वीडियो का, प्रैक्टिस सेट नंबर 80। पहला प्रश्न है कि ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस की बात करेंगे। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन नंबर सी। आगे है आपका दूसरा प्रश्न है कि साफ्टा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साफ्टा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, क्या होता है? साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष में। तो संत कबीर के सम्मान में जो मगहर महोत्सव है किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो यह आपका 1987 में, ठीक है, किस वर्ष में? 1987 में आरंभ किया गया था। आगे है चौथा प्रश्न है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, वह कौन थी? तो वह थी आपकी संतोष यादव, ठीक है, कौन थी? संतोष यादव। पांचवा प्रश्न है कि द मुर्स लास्ट साई, ठीक है, द मुर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो सलमान रशीद, ठीक है, कौन हो जाएंगे? सलमान राशिद। आगे छठा प्रश्न है कि एपेक का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो एपीईसी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, ठीक है। क्या फुल फॉर्म होता है एपीईसी का? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। एक आपका है सीपीईसी, ठीक है, क्या है? सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सीपीईसी का? तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपका एनटीपीसी 2016 में यह पूछा गया था। आगे सातवां प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई प्राथमिक व्यापार समझौता का औपचारिक उद्घाटन हुआ है। तो दक्षिण एशियाई प्राथमिक व्यापार समझौता जो है इसका औपचारिक उद्घाटन कब किया गया? तो इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया 7 दिसंबर 1995 को, ठीक है। किस वर्ष में? 7 दिसंबर 1995 को, ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्राप्त हुआ? तो वर्ष 1930 में, ठीक है। सर सीवी रमन को किस वर्ष में? तो 1930 में। और सबसे पहले 1913 में मिला था किसे? रविंद्रनाथ टैगोर जी को।
आगे है आपका 9वां प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद है। तो देखिए कावेरी जल विवाद जो है सो किन दो राज्यों के बीच में है, अक्सर यह प्रश्न आ जाता है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है सो कावेरी के जल को लेकर जो है सो हमेशा विवाद चलते रहता है। आगे है 10वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है यह कहाँ पे स्थित है, तो द हेग में। ठीक है, हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में। 11वां प्रश्न स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे 12वां प्रश्न है कि गीता सेठी कौन से खेल से में पारंगत है। तो गीता सेठी जो है सो किस खेल में पारंगत है, तो यह जो है सो आपका स्नूकर में। ठीक है, किस खेल में, स्नूकर में। 13वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है यह आपका मनाया जाता है किस दिन को, तो 21 फरवरी को। ठीक है, किस दिन को मनाते हैं, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। आगे 14वां प्रश्न है कि कौन सा देश एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है, एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, कौन सा देश हो जाएगा, तो म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे 15वां प्रश्न है कि हुडको का अर्थ है। तो हुडको जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हुडको का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या होता है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है हुडको का। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न है कि मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। तो मदर टेरेसा जो है उनकी जन्मभूमि क्या है, तो उनकी जन्मभूमि है अल्बानिया। ठीक है, कौन सी जगह, तो अल्बानिया। ऑप्शन नंबर ए। आगे 17वां प्रश्न है कि इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कुल कितने अस्थायी सदस्य, तो 5। ठीक है, और यह पूछा गया कि कौन सा जो है सो दिए गए ऑप्शंस में से अस्थायी सदस्य नहीं है। तो जो जर्मनी है यह आपका क्या है, अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया। तो सिलिकॉन घाटी किसे बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलोर को। ठीक है, किसे, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दौड़ के किस खेल में पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो पीटी उषा ने किस क्षेत्र में जो सो गोल्ड मेडल जीता है, तो इन्होंने जो है सो आपका 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में। ठीक है, किस दौड़ में, तो 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में। पीटी उषा को किस नाम से जानते हैं, तो गोल्डन गर्ल उपनाम से जाना जाता है। साथ में जो है इन्हें उड़न परी के भी नाम से, ठीक है, उड़न परी के भी नाम से जाना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से पीआईओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है। तो पीआईओ कार्ड स्कीम जो किससे मेल खाती है, तो इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन शायद नीचे है, हाँ, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, क्या है, फिर से देख लीजिए, पीआईओ कार्ड स्कीम क्या है, तो यह क्या है, इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेशों में आवास रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। तो इस तरह से जो है सो आपका आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही आप सभी को मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट भी लगाया था कि जल्द ही जो है सो आप सबों के बीच में 2 जून से एसपीडी का जो साइंस है लेटेस्ट वर्जन वाला, उसका फुल मैं कंप्लीट रिवीजन लेके आ रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को उसमें जोड़िए ताकि जो वो सीरीज़ है आपका कंटिन्यू चल सके, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पोस्ट को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए उस वीडियो सीरीज़ में, ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सके और पढ़ने में जो सो ज़्यादा मज़ा आ सके। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।